लो यार बच्चों, आवाज आ रही क्या? सीएम इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग और पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा था। चलो आज उसकी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ। एम आई ऑडिबल, विजिबल? ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम ओके। चलो यार, घर पे रिवाइज करो, समय समय पे बार बार बोलो बेटा। घर जाके भरपूर टाइम रहता है। देख रहे बेटा, बटन ऑन कर, वहां से कौन सा बटन किस चीज का है। डन। चलो आ जाओ। कहाँ गया रे अपना? चलो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा रे इसके अंदर में? डिसोल्यूशन बता दो मेरे को। ऐसे नहीं, मजा नहीं आया। एक एक बताओ। रुको, तू बोल रहे मुन्ना, कंपनी कहां से आ गई यहाँ पे? मैं फर्म की बात कर रहा हूँ, आप कंपनी बोल रहे हो। हाँ बोलो। हेलो 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 हेलो। हाँ बोल, अच्छे से बोल। हाँ, एक बच्ची जवाब दे रही है हमारे फेस टू फेस क्लास की। अच्छे से सुनना, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ उसकी तरफ। यार ये क्या है? हाँ बोल दिया। अरे इतनी जल्दी कैसे, क्या बोल दिया? हाँ बोलो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रहेगा? क्या रहता है आपस में? ओके। हाँ इधर आप बोलो, बोलो कुछ तो बोलो। तू बोल। जो फर्म रहता है वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और कोई? बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने। फर्म डिसॉल्व होना मतलब सारी एसेट बेच दो, उससे पैसा ले लो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बच गया तो पार्टनर्स को दे दो, और सर नहीं बचा तो पार्टनर से ले लो, और फिर उससे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करो। यस और नो? फर्म बंद होना मतलब क्या बंद होना? फर्म की बैलेंस शीट बंद होना। फर्म बंद होना मतलब उसकी बैलेंस शीट बंद हो जाना। यस और नो? अब फर्म की बैलेंस शीट कैसे बंद होती है तुम बताओ? बैलेंस शीट को बंद करना है तो कैसे बंद करना है? उसकी असेट को बेच दो और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो, बचा हुआ किसको दे दो? बचा हुआ पार्टनर्स को दे दो। बैलेंस शीट बंद हो गई। यस और नो? सो अब देखो, अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही इजी पीजी सम है। स्टेप्स आपने ध्यान रखनी है, बस गलत मत करना। पहले लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करना, पहले क्या करना? असेट बेचना। पहले लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करना, पहले क्या करना है? असेट बेचना है। असेट बेच के पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा। और उस पैसे से क्या करना है? डायरेक्टली पार्टनर्स को नहीं देना, पहले लाइबिलिटीज पे ऑफ करना। और लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बचे जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। सिंपल ना एकदम? पक्की बात? चलो स्टार्ट करो क्या? आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना। बिल्कुल सही बोला अव्या आपने, बिल्कुल सही बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो एक बार देखना जरा, बेसिकली डिसोल्यूशन क्या होता है। तो वेन एवर रिकंस्टिट्यूशन टेक प्लेस विद इन अ पार्टनरशिप in the form of
एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। बाय द वे रिकंस्टिट्यूशन क्या है? हाँ निशांत, रिकंस्टिट्यूशन क्या है? जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कुछ भी चेंज होता है, दैट मीन्स फर्म क्या हो रही है? रिकंस्टिट्यूट हो रही है। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हुआ, यस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। नया पार्टनर आया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कोई पुराना पार्टनर छोड़ के गया, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। किसी की डेथ हो गई, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इन्होंने फर्म के अग्रीमेंट और डीड में कुछ भी चेंज किया तो चिल्लाने का क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यस और नो? आवाज आ रहा है इन सभी को कि बीच बीच में छोड़ रहा है आवाज थोड़ा सा? ठीक है ना ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ, नई डीड बनती है उसके अंदर में। आ जाओ। सो द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। द पार्टनरशिप फर्म में हाउएवर कंटिन्यू इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिजायर सो। जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो पुराना वाला पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व हो जाएगा, नया बनेगा। और जो बचे हुए पार्टनर है उनकी अगर इच्छा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फाइनली फर्म डिसॉल्व कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बट इफ द पार्टनरशिप फर्म डिसकंटिन्यूड, तो हम लोगों का इस टॉपिक का मुद्दा क्या है? पार्टनरशिप फर्म अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है तो क्या? आ जाओ वही देखते हैं अच्छे से। For any reason that is called dissolution of the firm. Dissolution of the firm take place when in accordance with the Partnership Act 1932. भैया पैदा भी तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हुआ था विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। आवाज जा रहा है ना बीच में? क्या करें हम लोग इसका? नहीं बैटरी है इसमें, बैटरी फुल है। हेलो 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 हेलो, ठीक है आज। सो बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय देम। कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकता है? सारे पार्टनर ने मिलकर म्यूचुअली डिसाइड कर दिया, कोई झगड़ा नहीं, प्यार से। या फिर बाय नोटिस गिवन इन राइटिंग बाय एनी पार्टनर टू ऑल अदर पार्टनर इफ द पार्टनरशिप इज एट विल। अपनी इच्छा से पार्टनरशिप अगर एट विल है ना, तो जस्ट बाय गिविंग अ सिंपल नोटिस, प्यार से, गाली गलौज नहीं करना है उसमें, है ना। नोटिस दे दिया भैया फर्म डिसॉल्व करना है सारे पार्टनर को। ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द अबव फॉलोइंग इवेंट्स, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होगी और वो टर्म अगर पूरा हो जाता है तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड, जिस पर्पस के लिए फर्म बनी थी वो पर्पस पूरा हो गया। पार्टनर की डेथ हो गई, एडजुडिकेशन ऑफ द पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट, एज एन इंसॉल्वेंट। इसमें से कोई भी एक रीजन हो जाता है, यस वहाँ पे फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन वेयर ऑल द पार्टनर और ऑल बट वन, यानी सारे एक छोड़ के इंसॉल्वेंट हो गए, सारे एक छोड़ के मर गए, सारे एक छोड़ के फर्म को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की चारों केसेस में आपस में बात करके, नीचे की दो केसेस में कंपल्सरी। इफ एनी इवेंट ऑकर्स मेकिंग इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस, आपने जब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया था पार्टनरशिप डीड में लिखा था ये हम लोग बिजनेस करने वाले। अगर आप वो फर्म के जो चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड, उसके खिलाफ जाके कोई बिजनेस कर रहे हो या इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो तो कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो जाएगा, यस और नो। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन याद नहीं रहा तो भी चलता। At the suit of a partner may dissolve the firm on any of the grounds namely। अब कोर्ट बीच में आ गई है, पार्टनर पागल हो गया, परमानेंट इनकेपेबिलिटी ऑफ द पार्टनर, हाथ पैर कान नाक मुंह टूट गया, अब वो काम नहीं कर सकता है, वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता है, इनकेपेबिलिटी।
अनसाउंड माइंड भी चलेगा। इफ अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट माइट अफेक्ट प्रिजुडिशियली द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे सारी केसेस में कौन ऑर्डर दे रहा है? कोर्ट। इफ अ पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ पार्टनर ट्रांसफर ऑल हिज शेयर टू थर्ड पार्टी or has allowed his share to be charged under the provisions of Rule 49 of the order of the first schedule of the to the Code of Civil Procedure। क्या चीज़ है रे बेटा? यहाँ पे है कि नहीं, इसने इसका जो भी शेयर था वो किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, मे भी उसके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी होगी, मे बी फॉर एनी रीज़न। पार्टनरशिप फर्म में उसका जो शेयर था उसने किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो भैया यहाँ पे तुम पार्टनर हो ही नहीं, यस और नो। तो ये भी केस अगर कोर्ट में चलती है, कोर्ट ऑर्डर दे देता है तो फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। इफ द कोर्ट कंसिडर दैट द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, कोर्ट को लगता है कि बिजनेस ये करेंगे तो लॉस में जाएंगे, ऑन एनी अदर ग्राउंड जहाँ पे कोर्ट को ठीक लगता है, देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, फॉलोइंग रूल शुड बी ऑब्जर्व फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है? सारी एसेट बेच दो, पैसा रिकवर कर लो और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, और फाइनली जो पैसा बचेगा उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दो। अच्छा देखो, इसके अंदर में जो चीज़ मैं फटाफट से बता रहा हूँ, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये थ्योरी मैंने आपको बताई भी, तो 5 मिनट बाद बच्चे ऐसे ऐसे करते, इसलिए हम लोग ये सारी थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले। जितनी बातें मैंने अभी आपको बोली है ना, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखेगी, ठीक है? सेटलमेंट कैसे करना वगैरह। जैसे देखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। अच्छे नीचे के रूल्स अप्लीकेबल रहेंगे बट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। सो एग्रीमेंट में कुछ अलग लिखा है तो वैसे, और अगर वो एग्रीमेंट साइलेंट है तो ऐसे, जैसे सेक्शन 48 में दिया है। रिगार्डिंग लॉसेस, losses including deficiencies of the capital shall be paid first out of the profit, next out of capital, lastly if necessary by the partners individually in the proportion in which they are entitled to share the profit। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल कम पड़ रहा है, deficiencies of the capital shall be paid first out of profit। ये सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट में से पे करेंगे। कौन सा प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल से, यहाँ पे वर्ड नहीं दिया उन्होंने। एंड लास्टली इफ नेसेसरी, पार्टनर की पर्सनल इस्टेट भी हम लोग नीलाम कर सकते हैं। रिगार्डिंग असेट्स, असेट्स ऑफ द फर्म, ये यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे नहीं, वरना पता चला आपको एक एक चीज़ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे? देखो ये तुरंत यहाँ से स्टार्ट हो रहे, बट उसके पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक बार देख लेना। ये है आपके टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे तब आपको ये करना है। अब अच्छे से ध्यान देना, अब जहाँ भी आपको डाउट आया अब अपने आप से पूछते रहना, ऐसा क्यों, जहाँ नहीं समझा वहाँ पूछना। यहाँ से आगे अच्छे से ध्यान। डन, करो बेटा स्टार्ट। डन, आ जाओ। सो बेटा डिसोल्यूशन का एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसीजर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे दो। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व होना है, फर्म की बैलेंस शीट बंद करना, बैलेंस शीट बंद करना है, असेट बेच करके लाइबिलिटीज पे ऑफ करके बचाओ पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। डिसोल्यूशन के अंदर अलग अलग टाइप से डिसोल्यूशन हो सकता है। बचपन में गार्डनर वर्सेस मरे रूल पढ़ा होगा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें, बट देखते, बट बेसिक थीम सबका एक ही है, असेट बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ करो और पार्टनर्स को बचा हुआ दे दो। चल स्टार्ट करो बेटा, ध्यान देना। बेसिकली डिसोल्यूशन में जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो अपने 2 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले असेट्स को रियलाइज कर लो, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो और बचा हुआ पार्टनर्स को दे दो। कितना आसान है, हो गया डिसोल्यूशन खत्म 2 सेंटेंस में। बस यही 2 सेंटेंस में जूम करके देखोगे तो पूरी दुनिया मिलेगी। आ जाओ, अब असेट कैसे रियलाइज करते और लायबिलिटीज कैसे पे ऑफ करते।
अब असेट को रियलाइज करने के लिए हम लोग इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। मुझे असेट को क्या करना है, रियलाइज करने का मतलब होता है उसे कैश में कन्वर्ट करना है। जो भी पैसा असेट बेच के आएगा उसे रियलाइज कर लो और उस पैसे से लायबिलिटीज पे ऑफ कर दो, रियलाइजेशन एंड पेमेंट। उसके लिए क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग, मुन्ना ध्यान देना, रियलाइजेशन में हम लोग वो सारी असेट ट्रांसफर कर देंगे जिसको बेच के पैसे आ सकते हैं। अपोजिट आप बोलेंगे, मतलब वो असेट ट्रांसफर नहीं करेंगे जिसको बेच के कुछ नहीं आएगा। कोई मुझे ऐसी एसेट का एग्जाम्पल दो जिसको बेच के कुछ नहीं आएगा। हाँ, वेरी गुड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस असेट, यस और नो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस असेट में दिखता है ना, तो ये ऐसी असेट है जिसको बेच के कुछ नहीं आता है, बरोबर है क्या। काफी बार बैलेंस शीट के असेट साइड के अंदर में एक डेटर दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में दे दिया है कि इस डेटर से कुछ नहीं आने वाला है, बट हम लोग क्या करते हैं जनरली मालूम है क्या, उस डेटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं और उसके लिए आता कुछ नहीं, जीरो आता है, तो हम लोग वो जीरो वाली फिगर लिखते नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो लॉस ही हो गया, समझ लो, है ना। बताता हूँ, इसमें एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अब ये कोई कंपनी तो है नहीं जो हमें स्ट्रिक्ट कंपनी एक्ट 2013 फॉलो करना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी छूट दे दूंगा मैं कि आप आपके हिसाब से ट्रीटमेंट दे देना, बरोबर है। चल आ जाओ, मैं धीरे धीरे एक एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ डाउट है पूछना। कंपलसरी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है। अगर कोई सीए फाउंडेशन से सीएमए इंटर में आया होगा तो सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ ना 12th में थी और ना सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में थी, बरोबर है क्या। सो ये चीज़ फर्स्ट टाइम आपको इंटर में आई है। सो पार्टनरशिप के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो इसके आने के चांसेस 90% प्लस रहेंगे, यस और नो, क्योंकि ये आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा। 12th में थोड़ा बहुत डिसोल्यूशन के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया है, एक्चुअल में डिसोल्यूशन है। और एक और वजह बता देता हूँ, फाइनल में डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप नहीं है, सीएमए फाइनल में, तो ये चीज़ पहली और आखिरी बार कहाँ पे आई है आपको, इंटर में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी एक अपनी अलग इज्जत है और हर एग्ज़ाम में डिसोल्यूशन के ऊपर एक बड़ा फुल फ्लेश क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे शांति में एक एक क्वेश्चन हम लोग करते करते बढ़ेंगे आगे। डन, आ जाओ। सो क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। एक एक सिनारियो समझाता हूँ विथ एग्जाम्पल। जब कभी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने ओपन कर दिया, ये देखो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर में मैं सारी एसेट ट्रांसफर कर दूंगा। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करूंगा, बुक वैल्यू पे। अब क्वेश्चन में जानबूझ के आपको रियलाइजेबल वैल्यू दी रहेगी, आपको बोला रहेगा प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज होगी 4 लाख पे। बोलो आप 5 लाख ट्रांसफर करोगे या 4 लाख, 5 लाख। क्यों सर, आज तक तो हम लोग रिवैल्यूड फिगर लेते थे। अरे भैया आप ऑब्जेक्टिव भूल गए हो क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्लीज ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, बैलेंस शीट क्लोज करना। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट क्लोज करना है तो कौन सी वैल्यू पे क्लोज होगी, जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है वो वैल्यू पे। अब बैलेंस शीट में असेट खड़ी हुई है 5 लाख से, तो खत्म भी 5 लाख से होगी, ना 5 लाख 1,000 ना 4 लाख 99,000। समझ में आया। बैलेंस शीट को अगर खत्म करना है तो बैलेंस शीट वैल्यू ही रिवर्स करना होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर सर वो जो रिवैल्यूड फिगर दिया रहेगा क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज, वो कब काम आएगा, रियलाइजेशन में, मतलब जब वो असेट रियलाइज होगी तब बताऊंगा ना, सारी फिगर काम आएगी। लेकिन ये चीज़ एक दिमाग में गांठ बांध के रख लो
कि रियलाइजेशन अकाउंट जब भी आप बनाओगे डिसोल्यूशन के समय, तो बैलेंस शीट क्लोज जो भी होगी वो बुक वैल्यू पे होगी। नहीं तो तुम सोचो ना, प्लांट एंड मशीनरी दिख रही 5 लाख, तुमने प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में दिख रहा है 5 लाख, और तुमने रिवैल्यूड फिगर ली क्लोज करने के लिए 4 लाख, 1 लाख का बैलेंस हमेशा झलकते रहेगा ना बैलेंस शीट में। क्लोज हुआ क्या? सो 5 लाख की एसेट को क्लोज करने के लिए 5 लाख से कम करना पड़ेगा, न ज्यादा न कम। इसीलिए मैं यहां पे इस चीज को अंडरलाइन कर देता हूं। कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, तभी तो क्लोज होगा। सर फिर वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4 लाख रुपीज दिए, वो तो एक्चुअल में कितना रियलाइज हुआ वो है। सो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा ना, पैसा कितना आएगा? 4 लाख, बट रियलाइजेशन में एसेट कितने पे जाएगी? 5 लाख पे। सर 1 लाख का लॉस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको अलग से कोई मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं उसके लिए। बरोबर है क्या? कैसे होगा मैं बताता हूं, ध्यान देना। सो पहले तो असेट ट्रांसफर करो। अच्छा, असेट का कौन सा बैलेंस होता है बेटा बताओ? असेट का डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो, बराबर है क्या? असेट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो, यानी टू असेट अकाउंट। और कहाँ डालना है? रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल एक असेट डाल देना। कौन से वैल्यू पे? एट बीवी, बुक वैल्यू। डन, क्लियर? असेट ट्रांसफर कर दिया, बट कौन सी असेट मैंने यहां पे डाला है बेटा? बोलो, जिससे कैश आ सकता है। मतलब फिक्टिशियस असेट, लॉस असेट इसमें नहीं डालना। लॉजिक, क्योंकि उससे कुछ भी रियलाइज नहीं होने वाला है। इसमें रियलाइजेबल असेट ही ट्रांसफर करेंगे। जो असेट से कुछ नहीं आने वाला है, जो लॉस असेट है, वो रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। लॉस असेट रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। सर फिर लॉस असेट कहाँ जाएगी? लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। देखो, बैलेंस शीट की सारी असेट को ट्रांसफर करना है, रख नहीं सकते एक भी वहां पे, रखा तो बैलेंस शीट क्लोज ही नहीं होगी। सो रियलाइजेबल असेट रियलाइजेशन में डालो, नॉन रियलाइजेबल असेट पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो। नॉन रियलाइजेबल मतलब लॉस असेट। लॉस के ऊपर किसका अधिकार है? जिसका प्रॉफिट के ऊपर अधिकार था, यानी पार्टनर का। प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। तो लॉस असेट डाल देंगे पार्टनर्स के छाती पे, और रियलाइजेबल असेट डाल देंगे इधर, बैलेंस शीट की असेट साइड क्लोज। देखो, ये डाल दिया मैंने। अच्छा, एक और चीज, यहां पे हम लोग इसमें कैश भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रियलाइजेशन में कैश ट्रांसफर? अरे सर, कैश से तो वो तो लॉस असेट भी नहीं है, वो तो ट्रांसफर होना चाहिए। बोलो बेटा, कैश ट्रांसफर करेंगे कि यहाँ पे? नो। क्यों? क्योंकि कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसको और क्या रियलाइज करो? कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। रियलाइजेशन में क्यों डालते हैं? असेट को रियलाइज करने के लिए। कैश को और कैसे रियलाइज करूं? वो तो अल्टीमेटली परम सुख की प्राप्ति में बैठा है। ये असेट को रियलाइजेशन में डालेंगे, क्योंकि इससे क्या कन्वर्ट करेंगे? कैश। बट कैश को और किस में कन्वर्ट करूं? सो कैश भी उसमें नहीं जाएगा। रीजन, सिंस इट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड। सो यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एंड कैश बैंक, कर दिया। सिंपल, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ जाएगी? देखो, एंट्री क्या रहेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, बुक वैल्यू पे सारी असेट डाल दो। सर गुडविल भी रहा तो? हाँ, गुडविल भी डाल दो। और उसके बाद रियलाइजेशन टू डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो लाइबिलिटी के अंदर में हम लोग देखो ऐसे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, बराबर है क्या? वो डाल देंगे। सर प्रोविजन फॉर डेटर्स नेट करके डेटर्स नेट दिखाए तो वैसा मत करो ना। लाइबिलिटी में अलग से प्रोविजन दिख रहा है, असेट साइड में अलग से डेटर दिख रहा है, तो डेटर को अलग से डालो, रियलाइजेशन टू डेटर, और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट को अलग से डालो, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, यस और नो? चलेगा ना? सर नेट डाल देंगे ना? ठीक है, नेट डाल देना यार। बट क्या बैलेंस शीट में क्वेश्चन में अलग अलग दिया है तो एग्जामिनर अलग अलग ढूंढेगा, फिर उसको दिखना चाहिए कि आपने वहीं पे नेट करके दिखाया है ना, तो अलग अलग डाल देना। बैलेंस शीट की थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चली गई, असेट साइड पूरी खत्म हो गई, डन।
उसके बाद असेट बेच के पैसा रिकवर कर लो। अब मुझे एक बात बता, प्लांट एंड मशीनरी जो रियलाइजेशन में डाली थी वो बेच दिया 4 लाख रुपए में, बोलो क्या एंट्री रहेगी? सिर्फ हाथ खड़ा करो किसी को आ रहा है तो। गलत। टू असेट क्यों बोला तूने वापस? असेट तो खत्म हो गई, मर गई। सो कैश टू क्या करेंगे? रियलाइजेशन। जो असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया वो असेट तो अब खत्म हो गई, बरोबर है। मान लो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ डाल ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में। एंट्री क्या पास कर दिया मैंने? रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। अब वो प्लांट एंड मशीनरी को एक्चुअल में बेच के पैसा आ गया, तो अब एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, नहीं कैश टू रियलाइजेशन। क्योंकि अब ऐसा समझो, अब आपसे प्लांट एंड मशीनरी कम नहीं हुआ, रियलाइजेशन कम हो। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट बेच दिया, क्योंकि सारी असेट जो बैलेंस शीट में थी हमने तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके असेट अकाउंट क्लोज कर दिया ना। अब पैसा आया तो टू असेट नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन। सर टू रियलाइजेशन क्यों? क्योंकि असेट जब रियलाइजेशन में डाली थी तब रियलाइजेशन को क्या किया था? डेबिट। अब वही असेट बेच के पैसा आया तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? कैश बैंक को। सही है ना? लॉजिकल है, पक्का। चलो आगे। उसके बाद शेयर्स एक्सेट्रा रिसीव्ड एज अ परचेज कंसिडरेशन। अब कोई असेट हमने बेचा लेकिन बेच के पैसा नहीं आया, बेच के शेयर्स आए, तो बाय शेयर्स इन डॉट कंपनी, शेयर्स इन रिलायंस कंपनी। कैश आई तो कैश टू रियलाइजेशन, शेयर्स आए तो शेयर्स टू रियलाइजेशन, हाथी आए तो हाथी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, गोल्ड आए तो गोल्ड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया वो असेट बेच के कुछ भी आता है तो जो कुछ आएगा वो जो कुछ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? क्लोजिंग द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अभी मैंने लायबिलिटीज ट्रांसफर किया था ना थर्ड पार्टी रियलाइजेशन में। अब इन लायबिलिटीज को पेमेंट करो, पैसा आ गया ना। लायबिलिटीज को पेमेंट करना है तो अब यहाँ पे लायबिलिटी डेबिट मत करना, क्योंकि लायबिलिटी तो ऑलरेडी डेबिट हो गई है, लायबिलिटी क्लोज हो गई है। अब लायबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते, लायबिलिटी कहाँ है? रियलाइजेशन में। तो किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन को। यस और नो? सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट करना है तो टू कैश और बैंक। लायबिलिटीज पे ऑफ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेड ऑफ। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्लोज किया और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्लोज किया, एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जब पे ऑफ करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ पे ऑफ नहीं हुई, पार्टनर लेके चले गए। हो सकता है कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी ऐसी है जो पार्टनर बोल रहे ठीक है, हाँ उसका मेरा आपस का मामला है तो वो मैं देख लूँगा, तो बहुत बढ़िया भैया। अगर हम पेमेंट करते एक्सटर्नल लायबिलिटी को जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो मैं एंट्री पास करता रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर देखेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। हमने चेक दिया तो रियलाइजेशन टू बैंक, हमने कैश दिया तो रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर देखेगा उसका पेमेंट कैसे करना है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो, क्यों? क्योंकि फर्म की लायबिलिटी कौन पे ऑफ कर रहा है? पार्टनर, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा ना। यस और नो? अरे एज गुड एज उसने फर्म के लिए पैसे लगाए कि नहीं? यस और नो? चलो आगे। उसके बाद अनरिकॉर्डेड असेट्स सोल्ड और टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ओहो, कोई एक ऐसी असेट थी जो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बैलेंस शीट के अंदर में थी नहीं, बोलो बेटा। वो असेट बेच दिया, पैसे आ गए। पैसे आ गए तो आंख बंद करके कैश अकाउंट डेबिट रे भैया, पहले तो ये लिख लो, बाद में देखते बैठेंगे। अब अनरिकॉर्डेड असेट बेचा, फायदा हुआ कि नहीं अपना? ऐसी असेट जो बैलेंस शीट में थी नहीं वो असेट बेच के अचानक पैसे आ गए, तो कहाँ लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। बेच के पैसा फॉर्म में आया, बरोबर है कि नहीं? उसके बाद या फिर अनरिकॉर्डेड असेट बेची और उसका पैसा फर्म में नहीं आया, बाहर के बाहर पार्टनर खा गया, तो पार्टनर ने विड्रॉ किया, उसका कैपिटल कम कर देंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
फायदा फर्म का ही है तो होगा क्रेडिट रियलाइजेशन ही। पैसा आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिंपल है, समझ में आया सभी को? पक्का बेटा यही आने वाला है हर क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से देखो, ध्यान दो, नहीं आया पूछ लेना। इफ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी पे ऑफ किया तो लाइबिलिटी को डेबिट नहीं करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्म से पैसा गया तो, या पार्टनर ने पैसा पे किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बरोबर। इफ द शेयर्स एक्सेट्रा रिसीव्ड एंड शोन इन 3 अबव, ये देखो ऊपर शेयर्स मिला था ना हमें, असेट बेच के बदले में शेयर्स मिले, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वो शेयर हमने पार्टनर को ट्रांसफर कर दिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, या वो शेयर्स बेच के पैसे आ गया, कैश टू शेयर्स। बरोबर है क्या? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट और लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट आए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सेम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जैसे ट्रांसफर करते थे ना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बस वैसे ही ट्रांसफर कर देना, कुछ था इसमें? क्लियर है? सेटलमेंट ऑफ ड्यू ट्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब सब कुछ हो गया ना, रियलाइजेशन का किस्सा खत्म हो गया, स्टेप 1 खत्म हो गई, अब क्या है स्टेप बी? देखो तो जरा ऊपर, तो ये 2 चीजें थी क्या? ये देखो ए और बी, ए बी, बी में क्या है? सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द पार्टनर। डोंट वरी, सारी स्टेप्स भी लिखवा देता हूं आपको। चल, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका बैलेंस रहेगा वो ले लेंगे। ट्रांसफर करंट अकाउंट, अगर होगा करंट अकाउंट पार्टनर्स का तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व और जेएलपी रिजर्व और एनी फंड और एनी रिजर्व वो भी ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और फिक्टिशियस एसेट ये भी ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर लोन लिया होगा किसी पार्टनर से तो या तो पे ऑफ कर देंगे या तो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर लोन दिया होगा पार्टनर को तो उससे ले लेंगे या उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, या पार्टनर्स कैपिटल शोज अ डेबिट बैलेंस आफ्टर बैलेंसिंग तो उससे पैसा लेंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो उसको पैसा दे देंगे। सर वापस सारी चीज़ें बता दो, मैं स्टेप्स लिख के दे देता हूँ, वो स्टेप्स आप लिख लेना, आँख बंद करके स्टेप्स फॉलो करना, और पेपर ख़त्म होने के बाद याद से एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज भेज देना कि सर वो स्टेप्स काम आ गई। यस और नो? आपको दिमाग लगाने का काम नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करना। लिखो, डिसॉल्यूशन, ऑफ पार्टनरशिप, डन। बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स है, आप लोग भी आधा घंटा बैठ जाओगे ना तो आप भी इतने अच्छे से स्टेप्स लिख पाओगे, है ना? चलो मैं आपका आधा घंटा बचा लेता हूँ, लिख लो फटाफट से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, लॉस एसेट, जीरो वैल्यू एसेट, एक्सेट्रा टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। डन, लिख के दे दिया कौन सी एसेट ट्रांसफर करना है। डन।
ओके, बाद स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑल लॉस असेट्स और fictitious asset etc. to partners capital account, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद लिखो एट बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 3, आपने भी ऐसी लाइन मारी है ना बीच में? हाँ हाँ, वेरी गुड, काम है उसका। हाँ, स्टेप नंबर 3, ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो बाहर वालों को देना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर कैपिटल बैलेंसेस, बोलो कहां पे? वेरी गुड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 5, ट्रांसफर P&L अकाउंट रिजर्व्स सरप्लस फंड्स एक्सेट्रा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। स्टेप नंबर 6, एट बुक वैल्यू। ट्रांसफर पार्टनर्स लोन अकाउंट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। स्टेप नंबर 7, realization expenses. Step number 8, realize assets. Step number 9, pay off liabilities. Step number 10, if any, comma, assets or liabilities taken over by the partner, if any
एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। लेके क्या होगा, जरूर नहीं है हर केस में रहेगा, इफ एनी लिखा है मैंने इसलिए वहां पे। उसके बाद लिखो स्टेप 11, अनरिकॉर्डेड ए वनडिया कौन है रे, कौन बात कर रहा है, असेट्स और लाइबिलिटीज सोल्ड और पे ऑफ respectively if any। लास्ट में सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट if debit balance receive cash from partners, if credit balance pay off cash to them। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस के आगे एक चीज लिख लेना, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। एक सेकेंड ना, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस रुको, यहां मत लिखो, क्रॉस कर दो। यहां पे लिखो रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अनरिकॉर्डेड के बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में, बट वन सेकेंड लास्ट स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना। 12 स्टेप है, MH 12, टोटल स्टेप भी 12, 12/6 डन। अब आपको ऊपर का A B 2 कैटेगरी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये स्टेप्स फॉलो करना है। अब राइट साइड में मैंने आपको जगह छोड़ने बोली थी ना, लिखो सबकी एंट्रीज 1 by 1। अब एंट्रीज आप बताओगे, हाँ ठीक है। इंसान ने महीने में एक बार तो भी नहाना चाहिए, नहीं? देखो कौन बोल रहा है, चलो आ जाओ। अरे मैंने वो बोला कुछ, चोर की दाढ़ी में तिनका। लो लिखो स्टेप नंबर 1। अच्छा अबे ना 1 by 1 एक एक एंट्रीज आपने हेल्प करना है, आपने बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। पहली एंट्री कौन ट्राई करेगा? अच्छा सीक्वेंसेस चालू करते लास्ट में, वहां से वो विंडो सीट, तू बता बेटा। नहीं तो हाँ तू ही। फर्स्ट एंट्री ट्रांसफर असेट्स, और जो बच्चा रिकॉर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, आपने भी एंट्री टाइप करना है यहाँ पे। और जो रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, उसने भी खुद से होके बड़बड़ करना है। लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, लेकिन बोलो कुछ तो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। हाँ बोल रहे बेटा। रियलाइजेशन टू एसेट को क्यों क्रेडिट किया रे बेटा? बराबर है, ट्रांसफर करना है एसेट को तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन में। सो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, फटाफट से लिख लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू असेट्स, इंडिविजुअल एक एक असेट ट्रांसफर कर देंगे। कौन सी वैल्यू पे बेटा? बुक वैल्यू पे। हाँ, दूसरी एंट्री फटाफट से बताओ। लॉस असेट, फिक्टिशियस असेट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। कौन ट्राई करेगा? हाँ बेटा, बाजू में आप, व्हाइट शर्ट, आप बोलो। लॉसेस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। लॉस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल कम होता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल को कम करना है। रुको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। और लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, रुको, लॉस का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस असेट। ये जो भी लॉस असेट रहेगी, फिक्टिशियस असेट्स रहेगी, इन सभी को क्या करना है? क्रेडिट कर देता है। ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। हाँ बोल रहे मुन्ना, तू बोल। नहीं नहीं, ये तू बोलेगा, तू बोल। हाँ तू ट्राई कर, व्हाइट शर्ट तू ट्राई कर बेटा। थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, तू बोल बेटा। क्रेडिट नहीं ना रे, ऐसा बोल, थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड पार्टी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है, डेबिट करो टू रियलाइजेशन। ट्रांसफर कैपिटल बैलेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो। कुछ नहीं सर, यहां तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे बैलेंस ही तो ट्रांसफर करना है, यस और नो। नेक्स्ट, ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट, रिजर्व, सरप्लस फंड्स एक्सेट्रा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो कौन ट्राई करेगा? हाँ बोल रहे बेटा, आप बोलो। वो पीछे ब्लू शर्ट में लड़का बैठा है, हाँ बोल। अरे लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व पीएनएल है ना, वो पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करना है। सर क्यों करना है? अरे बैलेंस शीट बंद कराई चाहिए। सर क्यों बंद करना है? फॉर्म डिसॉल्व हो रही। सर क्यों डिसॉल्व हो रही? चैप्टर है, कहाँ पे? सीएम में, इंटर में, ग्रुप 1 अकाउंटिंग में। बोलो। अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिख रहे हैं, रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? सर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिख रहा है पॉजिटिव, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। सो मैं लिख देता हूं, वेरी गुड बेटा। पीएनएल, रिजर्व, सरप्लस, फंड्स, इनको क्या करेंगे? डेबिट। और रिजर्व की वजह से, सरप्लस, फंड्स, रिजर्व, प्रॉफिट, इसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सब कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। उसके बाद पार्टनर का लोन पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर होंगे तो टू कैश और बैंक। अच्छा एक और सवाल पूछू क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस किसी पार्टनर ने पे किए तो बस हाथ खड़ा करो, कौन जवाब दे पाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किए, बोल बेटा। नो, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। समझा क्या मुन्ना तेरे को? पक्का? पार्टनर्स ने पे किए फर्म के खर्चे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा ना। असेट रियलाइज हो गई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इफ एनी assets or liability taken over by the partner, partners capital account debit to realization asset taken over। बराबर है क्या?
liabilities taken over, realization account debit to partners capital. If unrecorded assets liability sold or pay off, बोलो बेटा, अनरिकॉर्डेड असेट बेच दी थी नहीं, पैसा आ गया, फायदा हो गया ना, टू रियलाइजेशन. या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, नुकसान हो गया. रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे अब यहीं पे. रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया, बैलेंसिंग फिगर है, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. लॉस ऑन रियलाइजेशन. कौन से रेशो मेरे मुन्ना? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और लास्ट में पार्टनर से अगर पैसा लेना है, डेबिट बैलेंस आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. क्रेडिट बैलेंस अगर आया तो पार्टनर्स कैपिटल. क्रेडिट बैलेंस को पे ऑफ करना है तो डेबिट करना होगा ना, टू कैश और बैंक. किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आया मतलब उस पार्टनर को हमें पैसा देना है. किसी का डेबिट बैलेंस आया मतलब उस गधे से पैसे लेना है. वेरी गुड. कुछ था रे यहां पे? सिंपल है क्या एकदम सारी स्टेप्स? दस 12 नंबर देने वाला है आपको ये टॉपिक. आपकी पासिंग का 25%. हो गया? चलो चेक करते हैं कितना समझ में आया आपको. आ जाओ, लिख लेना पूरा चार्ट. क्वेश्चन नंबर 22. डन. क्वेश्चन नंबर 22. ABC sharing profits in the ratio 3:1:1. बरोबर. अगर ये अपॉन द डिसोल्यूशन. अच्छा, अब समझ में आया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, राइट? ध्यान देना सब लोग साथ में बेटा, पक्का करे. कर पाओगे क्या आप क्वेश्चन? नहीं कर पाएंगे सर, मैं करता हूँ. They each decide to take over certain assets and liabilities and continue business separately. अरे कंटिन्यू बोला, फिर ये डिसोल्यूशन हुआ क्या? अरे है डिसोल्यूशन ही है. वो खुद का अलग अलग कर रहे हैं, यानी मिलके नहीं करेंगे. कैसे करेंगे? अलग अलग. बैलेंस शीट एज ऑन. गंदे बच्चे साले सब के सब. क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल्स A, B, C. कैश, बैंक, असेट, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर. आगे बोला है इट इज अग्रीड एज फॉलोज. गुडविल इज टू बी इग्नोर. ठीक है, इग्नोर कर देंगे. वैसे भी तुमने दिया ही कहाँ? अरे वैसे भी तुमने दिया ही कहाँ बैलेंस शीट में, कर देंगे इग्नोर.
ए इज टू टेक ओवर ऑल द फिक्सचर एट 800। ठीक है, ए सारा फिक्सचर लेके जा रहा है। कहाँ है फिक्सचर? यही होगा शायद, ये ए लेके जा रहा है। डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 एट 17,200, ये भी ए लेके जा रहा है। द क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 6,000 टू बी अज्यूम बाय ए, ये क्रेडिटर्स जो है ना, ये पूरे 6,000 के, ये भी कौन लेके जा रहा है? ए। वायर हमारा रियलाइजेशन का टेंशन कम कर दिया इन्हें 3 आइटम का। ये 3 आइटम हमें रियलाइजेशन में डालना पड़ता था, फिर सेटल करना पड़ता था, बेचना पड़ता था, पैसे आते थे, लाइबिलिटीज पे करते थे। तो ये सब काम कौन देखेगा अब? ए को क्रेडिट देंगे हम इसका। बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। तो भैया तुम आपस में खेल लो, हमारे पास क्यों आए सम लेकर के? हमें तो रियलाइजेशन का मौका ही नहीं दे रहे, सब आपस में लेके जा रही है। एंड सर्टन ऑफ सन्ड्री एसेट्स, सम सन्ड्री एसेट बोलना चाहिए था इन्होंने। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? जो भी थी बुक वैल्यू उससे 10% लेस। बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी थी जो लेके जा रहा है? जल्दी जल्दी से बताओ, आपके पास सिर्फ 4 सेकंड का समय है। 1 2 3 4। हाँ नहीं, 7,900। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रोंग। तू बोल दे मुन्ना, तू बताएगा करेक्ट। हाँ वेरी गुड, 8,000 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? ये असेट वो लेके गया ना 7,200 में, और ये 7,200 कैसे आया? जो भी असेट वो लेके गया उसका 10% कम करने के बाद, और वो 10% कम करने के बाद की वैल्यू 7,200 है, मतलब 7,200 ये 90 है। तो बताओ 100 यानी कितना? 100 7,200 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 90, आया क्या? 8,000। डन। क्रॉस चेक करके देखो, 8,000 में से 10% कम करो, आ रहा है क्या 7,200? अरे करके देख रहे कुछ बच्चे, वहीं से तो निकाला हमने रिवर्स। अरे मैंने 8,000 किसकी मदद से निकाला? 7,200 के। तो वापस 8 से 7,200 आएगा ही ना। मैं यहां से मुंबई गया वाया लोनावला, और फिर मुंबई जाने के बाद किसी ने बोला तू सच में लोनावला से आया? रुक क्रॉस चेक करके आता, वापस लोनावला से पुणे आया। वैसा मत करो, ठीक है? तो ये 8,000 की बुक वैल्यू वो लेके गया था, और कितने में लेके गया था? 7,200 में। क्यों? ब्रैकेट में बोला था जो भी बुक वैल्यू उससे 10% कम में लेके गया, और जो कम किए हुए वैल्यू है ना, कम किए वाली वैल्यू, वो 7,200 है। सी इज टेकिंग ओवर सन्ड्री एसेट ना, सन्ड्री एसेट, रुको, बी फ्यू सन्ड्री एसेट, बी लेके गया। सी टेकिंग ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस ₹100 अलाउंसेस and assume the responsibility for discharge of the loan together with the accrued interest of 30। बची हुई असेट कौन लेके गया? सी। उसमें उसे अलाउंस भी दिया हमने, पहले तो 10% कम किया, और 10% कम करने के बाद और 100 रुपये का अलाउंस भी दिया, और वो असेट लेके गया तो उसने बोला जिम्मेदारी मेरी है, लोन मैं रीपे करूँगा, और लोन के ऊपर 30 का इंटरेस्ट भी देना है। ये कौन रिपे कर रहा है? सी। प्लस इंटरेस्ट भी देना है क्या इस पे 30 का, जो कि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं किया है। दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में 30 का इंटरेस्ट? ये सारी बातें मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ लिखे जा रहा हूँ। आगे, द एक्सपेंस ऑफ द डिसोल्यूशन वर 270, ठीक है। रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी। कौन होता है रे डेट कलेक्टिंग एजेंसी? बताओ। ये फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आगे जाके आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, CA, CMA, CS, तीनों कोर्सेस में फैक्टरिंग के साथ पाला पड़ेगा। फैक्टर कौन होता है मालूम है क्या? देखो, फैक्टर आपने मेरे ख्याल से कंपनी लॉ या और सिक्योरिटी में कहीं देखा होगा।
फैक्टर क्या होता है, अच्छे से सुनना। जैसे है ना, एमना प्लीज ध्यान दे, मैं बहुत माल उधारी में बेचता हूँ। अब इसके जैसे कुछ डेटर्स आते हैं और माल उधारी में लेके चले गए। अब मैं फॉलोअप किए जा रहा हूँ, मैडम पैसा दे ही नहीं रहे। सर ना आज बहुत दर्द हो रहा है सर, मैं आज नहीं दे पाऊंगी, कल नहीं दे पाऊंगी। रोज मेरी एक टीम बिठा दी मैंने इनके पीछे, और वो टीम का खर्चा चल रहा है। वो टीम मस्त एसी कैबिन में बैठ के इनको कॉल चल रही है, कॉलेज चल रही है, फैक्स मेल जा रहे हैं, बड़े पैसे नहीं दे रहे। तो मैं इधर देख रहा हूँ, इधर टीम कलेक्शन के लिए बिठा के रखी, इनकी सैलरी, इनका खर्चा, इनके ओवरहेड्स, और ये लोग भी पैसा नहीं दे रहे। तो मेरे पास जो डेटर नाम की असेट थी, वो डेटर नाम की असेट मैंने एक थर्ड पार्टी के हवाले कर दिया। मैंने बोला ये सारे डेटर्स, इनसे लेने 2-2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए लेने, अब भैया तुम रिकवर करो। तो थर्ड पार्टी बोली ठीक है। मेरा क्या, मैंने बोला 5% तुम्हारा, 4 करोड़ का 5% कितना हो गया, 20 लाख। मैंने पूरी टीम इधर की बंद कर दी, मेरे सैलरी बच गई, मेरे ओवरहेड्स बच गए। कलेक्शन के लिए टीमें कॉलें कर रही थी, फैक्स कर रही थी, फॉलोअप ले रही थी, उनको सैलरी देना पड़ता था, मेरा सारा एक खर्चा बच गया। क्या वो खर्चा बचा के मैंने इनको दे दिए, कितने, 20 लाख। और अब मेरा टेंशन नहीं, मुझे इनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब भैया तुम इनके यहाँ गुंडे भेजो, आदमी भेजो, कुछ भी भेजो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी जो है ना, जिनको मैंने डेटर्स दे दिए, डेटर्स सेल कर दिए, कलेक्शन एजेंसी, उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फैक्टर। और वो जो मुझे सर्विसेज दे रही है उसको बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग सर्विसेज। यस और नो? आपने उस संजय दत्त का मूवी देखा होगा, EMI लिया है तो चुकाना होगा, बहुत पहले का मूवी है, तब तो आप छोटे छोटे थे एकदम, 15-1 साल पहले का मूवी है ना। तो संजय दत्त उसमें फैक्टर रहता है। यस और नो? फैक्टर का काम क्या है, रिकवरी का काम करना है ना। बट वो जैसे गुंडे टाइप रहते वैसे नहीं, हाँ ज़रूरत पड़ी तो वो लोग भी भेज देते हैं कि भैया जा डरा किया, पैसे नहीं दे रहे, तो इंसान क्या है, दे देता है। और फैक्टर बराबर उस मोमेंट पे आता है जब आप सबके बीच में होते हो, क्या मैडम पैसे नहीं दिए। जैसे आपके सोसाइटी में गणपति फेस्टिवल चल रहा है, जब आप स्टेज पे जाओगे ना तब फैक्टर आएगा, अरे वो पैसे दे दो ना, पैसे बचे, वो कब से बोल रहे। तो फैक्टर को सब मालूम है कि कब किससे पैसे कैसे निकालना है। अच्छा, ये फैक्टरिंग सर्विसेज कौन देती है? भारत में बहुत अच्छी फैक्टरिंग सर्विस देती है HSBC बैंक फैक्टर, है ना, HSBC फैक्टरिंग सर्विसेज, SBI फैक्टरिंग सर्विसेज, HDFC फैक्टरिंग सर्विसेज। जनरली ये बैंकें देती है फैक्टरिंग सर्विसेज। क्या बात कर रहे हो सर, गंगाधरी शक्तिमान है ये बैंकें, मतलब सर बैंक के गुंडे भेजेंगे क्या? नो, बट उनके प्रोफेशनल्स रहते हैं एकदम, जो जाकर के उस एरिया की लैंग्वेज में समझाते हैं उसको कि भैया पैसा दे दो। यस और नो? चलो खैर ठीक है। तो वैसे इन्होंने डेट कलेक्टिंग एजेंसी मतलब किसको बेचा? फैक्टर को। फॉर, वो भी कितने में, जस्ट फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। सो अगर 100 रुपए का डेटर होगा, फैक्टर को कितने में बेचा? 50 में। सो फैक्टर अब कितने रिकवर करेगा डेटर से? 100, और हमें कितने मिल गए? 50। फैक्टर का कितने का फायदा? 50 का। वरना हमारे पास रहता शायद पूरा ही डूब जाता, बट वो फैक्टर आधे तो निकाल के दे रहा है अपने को। क्या क्या बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। तुम नहीं भी बोलते ना, तब भी हम लोग बैंक अकाउंट तो वैसे ही बनाने वाले थे, क्योंकि बैंक हमने कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं किया। चलो यार शुरू हो जाओ फटाफट से गाइस। अब देखो ये सारी स्टेप सोचना है, एंट्री सोचना है और पोस्टिंग करना है। करो तो बेटा पोस्टिंग अब फटाफट से। करो। नंबर 1 सोचना है। पहले तो अकाउंट बना लो, जो जो इन्होंने बोला है। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड, आवाज सुनो बेटा 2 मिनट के लिए मेरी, है ना, हम तब तक आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, मस्त पैकी बना लेना, 1.25 पेज का, ठीक है ना। ऑन पेज 75% बनाए सभी ने। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद और कौन सा अकाउंट बोला इन्होंने? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल बना लो।
आधे पौने पेज का, आधे पेज का बना लो। बनाओ बनाओ, क्वेश्चन देखो और बनाओ, घबराओ मत। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे मुन्ना? 20। ओके, ये देखो बना लिया आपने अकाउंट। एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट बनाऊंगा, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बना लूंगा। ए बी सी, ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ऑल सेट। ओके डन। तीन, चलो करें हम लोग स्टार्ट। बोल, स्टेप नंबर 1 क्या आती है हमारी? अब स्टेप्स फॉलो करना है, बता है। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सेप्ट कैश नहीं ना, एक्सेप्ट लॉस एसेट भी है ना, ठीक है। चलो बोलो कौन कौन सी एसेट है? प्रभु, आज मेरे फोन में भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो फाइल ही डिलीट हो गई, वो डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। लो फटाफट से देखो, आ जा मुन्ना। सो एसेट से चालू करूं मैं, ध्यान देना। हाँ सॉरी यार, क्या जीवन में तकलीफ चल रही है। हाँ, कैश बैंक का बैलेंस कैश बैंक में लिख दो। देखो तो, बैलेंस ब्रॉड डाउन 3200। असेट ट्रांसफर कर दूं रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। बट सन्ड्री एसेट्स कौन कौन सी वो लेके जा रहे पार्टनर, वो मत ट्रांसफर करना। देखो तो कौन सी एसेट पार्टनर लेके जा रहा है, बताओ। नीचे देखो ना, हमने लिखा ना एडजस्टमेंट में वहां पे, ए इज टेक ओवर ऑल द फिक्चर, ठीक है, फिक्चर तो नीचे वाला है। सन्ड्री एसेट्स कौन लेके जा रहा है? बी टेक ओवर ऑल द स्टॉक्स एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। 8000 वाली सन्ड्री एसेट बी लेके जा रहा है क्या? आ जाओ, लिखो ना वर्किंग नोट 1, घबराते क्यों? हाँ लिखो, सन्ड्री एसेट्स। बोलो टोटल कितने की रे बेटा? 17,000। ये क्या है? बीवी, बुक वैल्यू। इसमें से 8000 की सन्ड्री एसेट कौन लेके जा रहा है? ₹8,000 बीवी,
वाली एसेट कौन लेके जा रहा है? टेकन ओवर बाय बी, कितने में? एट 10% लेस, देयरफॉर 7,200 दिया हुआ है ना। और ये 8,000 कैसे आए? 7,200 10% लेस करने के बाद की फिगर है, मतलब ये 90 है तो 100 कितना आया? 8,000। आगे और क्या दिया है सन्ड्री एसेट के बारे में पढ़ो। सी इज टेकिंग ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90%। पहले तो एक चीज बता, रिमेनिंग कितना है? बैलेंसिंग फिगर बी वे, टेकन ओवर बाय सी एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, देयरफॉर सी कितने में लेके गया? वेरी गुड। और आगे क्या बोला है? उसको 100 रुपए का अलाउंस भी मिला। यानी कितने में लेके गया वो? 8,000 में। लूट लो फर्म को, फर्म बंद हो रही है तो। एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन, वो बाद में देखते बैठेंगे लोन का। ले भैया, यहाँ तो सारी सन्ड्री एसेट पार्टनर ही लेके भाग गए, तो रियलाइजेशन में डालने का काम नहीं है। बट फिर भी सर, अगर रियलाइजेशन में डाल दिया तो फिर पार्टनर्स ये सारी एसेट रियलाइजेशन से लेके जाएंगे। अभी ये पार्टनर एसेट कहाँ से लेके जा रहे हैं? बैलेंस शीट से। अगर ये एसेट रियलाइजेशन में डाल दिया तो कहाँ से लेके जाएंगे? रियलाइजेशन से। अभी अगर वो पार्टनर एसेट लेके गया तो एंट्री क्या रहेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट। रियलाइजेशन में एसेट ट्रांसफर करने के बाद लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात सभी को? तो हम लोग अभी दे देते क्या? कहाँ लंबा चक्कर मारेंगे? यहाँ से एसेट डालेंगे रियलाइजेशन में और फिर रियलाइजेशन से पार्टनर लेके जाएगा। उससे अच्छा यहीं के यहीं पार्टनर को दे दो क्या? चलो ठीक है, बोलो पहली एंट्री। ये इसकी एंट्री क्या रहेगी? देयरफॉर मुन्ना बता, कौन कौन सा? ए, बी और सी लेके गए ना। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक लाइन का स्पेस देना बीच में। हाँ, टू। बोलो बेटा, कौन सी एसेट लेके गया? सन्ड्री एसेट्स। मुन्ना, बी कितने में लेके गया बताओ? बी लेके गया 7,200 में। सी कितने में ले गया? 8,000 में। भाई साहब, नुकसान कितने का हुआ रे फर्म का? यहाँ पे फर्म का लॉस हो गया 800 का। यहाँ पे फर्म का लॉस हो गया 900 और 1,000 का। कितने का? 1,000 का हुआ ना। 90% 900 और ये 100, 1,000 रुपये ना, 1,800 रुपये। यहाँ पे लॉस हो गया 1,800 का। टोटल लॉस कितने का हो गया? 2,600 का। यहाँ पे कितने का? 1,000 का हुआ ना। ये 900 और ये 100। ओके बेटा, अच्छा मैंने टोटल लिख दिया। टोटल लॉस कितने का हो गया? वेरी गुड। लॉस कहाँ लिख दूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हो, जम रहा है क्या मामला? जो बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र से उनको समझेगा नहीं जम रहा है क्या मामला। मतलब सब बढ़िया जा रहे हैं ना? ठीक है, लिख लिया सभी ने? ये समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? टैली हुए चेक कर लो। क्लियर है? चलो पोस्टिंग करो। सो बी के डेबिट में लिखेंगे, सी के डेबिट में लिखेंगे और रियलाइजेशन के 72,800 टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट और रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट। जम गया? बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट की लोज। सो सन्ड्री एसेट पे टिक लगा दो और कैश बैंक पे भी टिक लगा दो।
कितना आसान है ना। कैश बैंक पे भी टिक लगा दो ना, वो भी ट्रांसफर कर दिया ना बैंक अकाउंट में। ओके, बाद डेटर्स, डेटर्स कौन लेके जा रहा है भैया? ए लेके जा रहा है। कहाँ लिखा है ऐसा? A is taken over, A is to take over all the fixture and debtors amounting to rupees 20,000 at 17,200। 20 के डेटर वो कितने में लेके जा रहा है? 17,200 में। बीइंग द बुक वैल्यू लेस, नहीं 20 के डेटर 17,200 में, और आगे बोला है क्रेडिटर्स भी वो पे कर देगा। ठीक है, लो वर्किंग नोट 2। ये वर्किंग नोट आपका जीवन में पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप घर पे कोई काम करते हो, मस्त काम कर लिया आपने, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, बट फिर भी मम्मी या पापा आपको पूछते हैं वर्किंग नोट बता कैसे किया, है ना। आप कभी कभी रूम की साफ सफाई मस्त कर लेते हो, वो अपनी अंदर की बात अपने को मालूम है, थूके को थूका लगाया, बस ऊपर ऊपर से चादर ठीक कर दिया। मम्मी ने बोला था चादर पूरी निकाल के झटक के फिर वापस बिछाना, बट आप क्या करते हो, ऊपर ऊपर से कॉर्नर फंसा देते हो, ऊपर ऊपर से अच्छा कचरा छुपा देते हो, बिखरे हुए कपड़े अलमारी में रख देते हो। यस और नो? ऊपर ऊपर से कमरा मस्त दिखता है, फिर आपको पूछा जाता है वर्किंग नोट कैसे किया है, फिर आप बताते हो ये ऐसे ऐसे किया, वो वैसे किया, गलत है। यस और नो? ऐसे ही करते ना, काफ़ी बार बच्चे करते ना ऐसा। नहीं सर हम नहीं करते, मैं ऐसा करता हूँ, है ना। जब से बच्ची हुई ना तब से मेरे को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसके पास एक रीज़न है ना, बच्ची भी मैं संभालूँ, काम भी मैं करूँ, मतलब नहीं मैं काम करता तो बच्ची को देख, बराबर है। तो काम अपना कैसे रहता है, एकदम फटाक से। वो बोलती मेरे को कमरा पूरा क्लीन करने में पौना घंटा लगता है, तुम 5 मिनट में कैसे कर लिए? क्योंकि क्या है, जो मेरे कपड़े धोने के उसी को 2-3 बार झटक दिया, पलंग के ऊपर की कचरा बाहर, सारे कॉर्नर की चद्दर दबा दिया, और जो बिखरे हुए कपड़े, जो प्रेस के कपड़े, वो अलमारी में फंसा देने का। घड़ी करने का काम नहीं, प्रेस वाला करेगा ना घड़ी, मतलब वो धोने के जो प्रेस के लिए कपड़े जाने वाले हैं वो पहले घड़ी करके रखो, फिर प्रेस वाला उसकी घड़ी निकालेगा, प्रेस करेगा, वापस करेगा। तो मैंने डायरेक्ट वैसे दे दिए, तो बोलते नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर रखो। खैर छोड़ो, वर्किंग नोट आपने कैसे किया वो काम, उसका वर्किंग देना है। आ जाओ, वर्किंग नोट में क्या चल रहा था अपना? डेटर। बोलो डेटर कौन कौन ले गया? ए और सी भी ले गया क्या? डेटर्स दिया होगा ना रे कुछ तो। अच्छा, कलेक्टिंग एजेंसी को दिया है हमने, ठीक है। आ जाओ सी ले गया, सी या ए? ए टेकन ओवर बाय ए। कितने के डेटर ले गया है? डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000, बीवी बुक वैल्यू। डेटर्स कितने के है टोटल? 24,200 के। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कितने हैं? 4,200। ये 20,000 के डेटर कौन ले गया? एग्जाम में अब इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग नोट मत करते बैठना, एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख दिया तो भी चलेगा। पहला क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, हम लोग पहले क्वेश्चन को इज्जत देते हैं, है ना। नई नई दुल्हन भी आई तो उसकी इज्जत रहती है ना, उससे काम नहीं करवाते घर पे। बर्तन मत धो, तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, और एक बार हाथ की मेहंदी उतर गई, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम वाली बाई बंद, चल फटाफट से, ये देख लेगी सब। टेकन ओवर बाय। अब अगर आपको झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना है तो पढ़ो अच्छे से। टेकन ओवर बाय ए। कितने में लेके गया? ₹17,200, और बचे हुए ये ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन से किसको दे दिया? कलेक्टिंग एजेंसी को। और रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद कलेक्टिंग एजेंसी, बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,200, बराबर है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा बच्चों टाइप लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। 20 में 17 के 3, 2800 ना लॉस, और अलाउंस टू ए, अलाउंस टू ए
2800 और बचे हुए डेटर्स के लिए वापस बोला बच्चों टाइप लिख रहा हूँ थोड़ा सा। बैलेंस डेटर्स कितने के 4200। टू डेटर्स कितने के थे 24,200 के। सर वो 2 बार रियलाइजेशन आपने लिखा, हम मर्ज कर सकते हैं क्या? हाँ मर्ज कर लेना, बट मर्ज कर दिया तो बच्चों को काफ़ी बार समझ में नहीं आता 4 और 2 6 और वो 7,000 कैसे आए। अलाउंस दिया है उसको तो नुकसान हो गया, समझ लो उतना हमारा 2800 का। डेटर्स को कम में दिया, ए को कम में दिया ना, 20 के डेटर कितने में दिए 17,200 में। चलो पोस्टिंग कर दो। ए के डेबिट में लिखेंगे 2 डेटर्स, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे 2 डेटर्स। 2800 प्लस 4,200 कितना हो गया 7,000 ना। उसके बाद नेक्स्ट फटाफट से बैड डेट प्रोविजन ट्रांसफर कर दूं क्या बाय RDD 1200। उसके बाद स्टॉक कौन ले गया? स्टॉक बताओ, बोला है बी टू कवर ऑल द स्टॉक एट इट 7,000। भाई साहब बी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने में ले गया सारा स्टॉक 7,000 में। सब लूट लिया इन्होंने फर्म को, सस्ते सस्ते में लेके जा रहे हैं। बोलो कितने का नुकसान हो गया यहाँ पे? टू स्टॉक 800 का लॉस हो गया क्या? अलाउंस टू बी। उसके बाद फर्नीचर कौन ले गया? एज टू टेक ओवर ऑल फिक्चर एट 800। भाई साहब फिक्चर फर्नीचर कितने में ले गया 800 में। नुकसान कितने का हुआ इस पे? फर्नीचर और फिक्चर अलाउंस टू ए। उसके बाद असेट साइड खत्म। देन लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का क्या हुआ? कौन ले गया? सारे क्रेडिटर ले गया। द क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 टू बी अज्यूम बाय ए एट द फिगर। सारे क्रेडिटर लेके गया। वो कौन ले? इसका ना, अच्छा ए लेके गया, सॉरी लिख लो। ए को क्रेडिट देंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखो पहले ए का, यहाँ पे तीनों का लिख लो ना। ओपनिंग 27,500 सही लिख रहा हूं ने, देखो एक बार चेक करो। क्रेडिटर लेके गया, क्रेडिटर कम हो गए क्या? ए लेके गया ना, क्रेडिटर हो गया। लोन किसका था ये? लोन पता नहीं। लोन कौन ले गया? कहाँ लिखा है? सी, थर्ड पॉइंट में लिखा है क्या? सी इज टेकिंग ओवर द रिमेनिंग सन्डे एसेट, ये हमने एंट्री कर दिया। लेस अलाउंस 100 ये भी कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन सी लेके जा रहा है लोन तो। सो सी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लोन। कितने का था लोन? 1,500 का। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई क्या यहाँ पे? 30 की। नुकसान हो गया 2। सी अकाउंट। सर सी क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये कौन पे कर रहा है? सी को इज्जत देंगे बाय रियलाइजेशन, अक्रूड इंटरेस्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सही है? किसी को नहीं समझाए तो प्लीज पूछो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, नुकसान हो गया, रियलाइजेशन डेबिट। वो नुकसान हम पे कर दे तो 2 कैश, सी पे कर रहा है तो 2 सी। सिंपल। ओके चलो, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट पूरी खत्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है। गुडविल इग्नोर, ओके इग्नोर। हाँ उसके बाद एज टू टेक ओवर ऑल द फिक्चर एट 800 ले लिया ना ये तो। बी ये भी हो गया ना, सी भी हो गया ना।
E. Expenses of dissolution, realization to बैंक. कितना बेटा? 270. और आगे बोला है रिमेनिंग डेटर्स सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50%. रिमेनिंग डेटर्स ढूंढो. रिमेनिंग 4200 कितने में बेचा इसको? एट 50%. देयरफॉर कितना आया? 2100. रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए थे ना ये, तो डायरेक्ट लिख दो ना बाय बैंक 2100. अब कितने बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे 2100 का लॉस का एंट्री बताओ? लॉस का एंट्री आएगा ही नहीं, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में हमने डेटर्स ट्रांसफर कर दिया 4200 पे, राइट. अब क्रेडिट में दिखा रहा है सिर्फ 2100, तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर डेबिट में ज़्यादा हो गया ना, तो अलग से लॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है. ये बात समझ में आई सभी को? कितने में? 2100 में दे दिया है. ये लो लिख दो, बाय बैंक टू रियलाइजेशन 2100 और बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन डेटर्स रियलाइज्ड. खेल खत्म हुआ. कुछ था क्या रे इसमें? ईमानदारी से बताना. नहीं, बोल दो एक बार. बोलते भी नहीं बच्चे. अब तेरे बिना हम रह नहीं पाते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे खुद से ही हो जा. ये ले निकालो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस. क्या बात कर रहे हो? लगा ही था मेरे को लॉस है. कितना लूटा इन्होंने फर्म को. कितने का लॉस है? 6800 का लॉस है. दे दो बाई ए, बाई बी एंड बाई सी. बैलेंसिंग फिगर लॉस ऑन रियलाइजेशन. बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:311. करो 6800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1. 4080. हाँ 1360. दूसरा इफेक्ट दो पार्टनर्स के कैपिटल में. टू रियलाइजेशन 4080 1360 लॉस ऑन रियलाइजेशन. रियलाइजेशन क्लोज. पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो. निकालो. पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालना है बेटा. आप ए का बी का निकालो, मैं सी का निकालता हूँ. 7 और 1500 8.5 और 30 8000 और 1 9000 360 9360 9360 में से 8500 गए -30 गया. 830 का बैलेंस आया सी का. तो इससे पैसा ले लो बाय कैश और बैंक. सी से लेना है ना बैलेंसिंग फिगर. दूसरा फिर लगेज दो कैश बैंक में. चल सी पैसे निकाल. बैलेंस रिसीव्ड ले लिया. बी का क्या आया? किधर आ रहा है? किधर 5 इससे भी पैसे ले लो. चल भी पैसे निकाल.
सर अगर ये पैसे नहीं दिए तो फर्म क्लोज ही नहीं होगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट कहाँ से होगा? अल्टीमेटली बैलेंस जो भी प्लस माइनस हो रहा है पार्टनर से ही तो लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। कंपनी के केस में कंपनी के ओनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। उनकी पर्सनल चड्डी बनियान तक बिक जाएगी फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करते करते। वो ऐसा नहीं बस बोल के बच सकते कि धंधा अलग ओनर अलग, नो, वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है। ए का निकालो, ए से भी लेना है, ए को देना है, ए बच गया साला। दे दो टू कैश और बैंक बैलेंसिंग फिगर 11,400। चलो ए को दे दो 11,420 बाय एस कैपिटल 11,420 बैलेंस पेड। अब बैंक अकाउंट टैली कर लो। बैलेंस 270 आ रहा है, चेक करो रे, कितना आ रहा है? कौन सा 270 का आइटम छूटा है? क्या बोले बेटा? रियलाइजेशन का पेमेंट नहीं किया क्या हमने? हाँ ये देखो ना, बोला ना आपको, इसका दूसरा इफेक्ट कौन देगा यहाँ पे? लिखो बाय रियलाइजेशन 270 टैली हो गया। 11,400 200 11,690 11,690 खेल खत्म। ये टैली होना चाहिए आपका तो ही गलत सही है, वरना गलत हो गया। इसी को तो बोलेंगे ना फर्म क्लोज हो गई। चलो फटाफट से क्वेश्चन करो, यहीं पे सॉल्व, पिच पाच मत करो, करो। अच्छे बच्चे ने सारे, सबको पास होना है ना। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटू सा है एकदम। अरे यहाँ है, देखो वहीं पे दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 23। देखो अगले पेज पे यहाँ से चालू हो रहा है, पेज नंबर 119 पे, और 119 में आधे में ही खत्म हो गया ना। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक अकाउंट, पूरा नहीं है, आधा ही है। 23 के वहां पे लिखो लाइक 22 और करो सॉल्व। और अगर एक भी बच्चा मेरे को बाहर दिखा ना तो देख लेना, मैं रोज टॉन्ट मारूंगा उसको, ठीक है? 23 सॉल्व करना है, यही के यहीं पे सेम 3 अकाउंट बनाने हैं यार, मैं सॉल्व कर दूंगा जल्दी जल्दी। ये लो, तुम लोग खुद से नहीं करोगे ना, थोड़ा सा भी नहीं करोगे, मतलब एग्जाम में भी मेरे को ही बुलाओगे। लो करो, ये लिख लिया सभी ने? पक्का? ओके, मैं मिटा दूं, मेरे पास तो फॉर्मेट रेडी है, मेरे को तो ऐसे लिख लिया ना सभी ने? मिटा दूं इसको? ओके करो, 23 सॉल्व करो, करो ना प्लीज ना बच्चों। मैं कभी तो आपको बोलता हूँ यार, घर का होमवर्क तो वैसे भी आप लोग करते नहीं हो, तो वो तो उम्मीद ही छोड़ दिया मैंने आपसे। तुम करोगे? करो करो करो, अभी के अभी करो। करेंगे नहीं, अभी करोगे, अभी करोगे। देखो मत, देखने से सम सॉल्व नहीं होता है, फटाफट से सॉल्व करो उसको। तुम 1 साल भर ये ऐसे देखते रहोगे तो अपने आप सॉल्व नहीं होगा, पर 15-20 मिनट में सॉल्व हो सकता है आपका। अरे सेम है रे, पढ़ो एक एक चीज। और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, नहीं आया तो मॉड्यूल ओपन करो नोट्स में और आंसर देखो उसका, बट सॉल्व करना। ये बहाने मत मारना सर वो एडजस्टमेंट नहीं आई तो हमने छोड़ दी, और पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया। लो आपको सोर्स भी बता दिया, मॉड्यूल से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेम है, पार्टनरशिप का सर्च करना, पीडीएफ फाइल ओपन करोगे तो, और उसमें सॉल्व करना है। अभी के अभी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, आप सॉल्व करोगे। चलो फटाफट से करो। अभी तुरंत लगेज, अभी सॉल्व कर देता हूं।
सुनना, आ जा, लेके आ जा इधर ही।